हाय, जय हिंद। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया, ठीक ठाक, मजे में? हाँ, कैसा रहा आज का दिन? तो बताया था ना, जैसे ब्रह्मास्त्र सोमवार से शुरू होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ रीजनिंग की क्लास आपने अटेंड की होगी। की थी या नहीं की थी? बता दो एक बार। की थी तो फटाफट एक बार कमेंट करो की थी। और अगर नहीं की थी तो बेटा बता रहा हूं, इससे पहले की क्लास है, ठीक है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पहली क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से जाके ज्वाइन करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, इस क्लास के बाद में करना है, ठीक है। अभी तो आप इस क्लास को देखो, ठीक है। और अगर नहीं हो, इस क्लास के बाद में रीजनिंग की क्लास देखनी है। सर ने मजेदार तरीके से 25 क्वेश्चंस को इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगर आने वाले पेपर में उस तरह उस सीरीज से अगर क्वेश्चन आए तो गारंटीड है किसी भी बच्चे का गलत नहीं होने वाला। मतलब रीजनिंग में 25 के 25 क्वेश्चन आपको सही होंगे, क्योंकि उस क्लास में सर ने क्या किया है कि एक एक वर्ड की डेप्थ बताई है। मतलब कि अगर मान लो, अगर CAR कार से कुछ एक्स कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसी से अगर BAR बार लिखा जाए तो उससे क्या कोड जनरेट हो सकता है। ये हर एक ट्रिक सर ने डिस्कस किया हुआ है। मस्ट वॉच उस क्लास को। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश की क्लास, लेकिन इतना जल्दी स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको वीडियो को पहले शेयर करना है, लाइक करना है। फटाफट एक बार लाइक करो, शेयर करो, जिस भी ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, जो आपके जो दोस्त हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सबको एक बार बुला लो, क्योंकि शुरू होने वाला है इंग्लिश का 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट और एक सीरीज। फटाफट एक बार शेयर करो, फटाफट, जो भी ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में। अच्छा, और एक और मैं बात बता रहा हूं, क्लास में ऐसे खाली नहीं बैठना है, वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। क्या करना है कि क्लास में जब भी आप बैठ रहे हो, अपना फोन लैपटॉप में अगर खोल रखा है, वो टैब में, कैसे भी, उसके सामने आप एक लो कॉपी, ठीक है। और जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो फटाफट उस क्वेश्चन का एक बार आंसर मारो आप, कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है। फिर जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब आप चेक करो कि क्या आपका जो आंसर था और हमारा बताया हुआ आंसर क्या सेम है। अगर सेम है तो टॉपिक तो आपका डन है, अगर नहीं है तो उस टॉपिक पे मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यही तो हमने ब्रह्मास्त्र में बोला था कि यहां पे हम आपको इतना बढ़िया तरीके से मात्र 3 हफ्ते में सिखा देंगे कि आपका सैनिक स्कूल का पेपर जो है वो 100% क्लियर होगा, ठीक है। तो हो गया भाई, लाइक और शेयर हो गया? लाइक और शेयर करना है, उसके बिना काम नहीं चलना। ठीक है, चलो शुरू करें, शुरू करें। तो एक बार जय हिंद स्पैम कर दो सारे बच्चे, जय हिंद स्पैम करो फटाफट। 28 तारीख को पेपर है, ठीक है। तो एक बार जय हिंद स्पैम कर दो, क्लास की शुरुआत कर देते हैं हम लोग। चलो ध्यान से देखिए इस सवाल को। सबसे पहले टॉपिक का नाम बता दीजिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, टॉपिक बताइए। टॉपिक जरूरी होता है भाई, क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन किस टॉपिक से है ये वही बता सकता है जिसने थोड़ी सी डेप्थ में स्टडी किया हो। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल, समझदार को इशारा काफी है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। सेंटेंस है, डैश कैट दैट वी अडॉप्टेड फ्रॉम द शेल्टर इज वेरी फ्रेंडली, ठीक है। आर्टिकल यूज करना है। तो भाई क्या आएगा? क्या आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा, दो आएगा, या नो आर्टिकल आएगा? मैं एक ट्रिक बताऊं आप लोग को। अगर आपने टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी हुई है, तब तो आप तुरंत आंसर बता दोगे। क्यों बता दोगे? क्योंकि यहां पे कैट जो है वो खास कैट है जो कि हमने अडॉप्ट किया शेल्टर से। और आर्टिकल में 2 चीजें होती है, एक होता है आम और दूसरा होता है खास। आम क्या होता है? जिसके लिए कोई बोलने के लिए वर्ड नहीं होता। और खास कौन होता है? जिसके बोलने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं। तो यहां पे कैट के बारे में बहुत सारे शब्द भी लिखा हुआ है जो कि हमने शेल्टर से अडॉप्ट किया, तो ये हो गया खास। और खास के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल जो कि है THE द। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो आएगा आपका, एक मिनट, करेक्ट आंसर आएगा, यहां पे आएगा दो।
अच्छा, एक और मैं ट्रिक बताऊं, ये 99% काम करेगा, 99% काम करेगा, 100% नहीं करेगा, 99%। ये ट्रिक है कि जब भी स्टार्टिंग में अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए ना, तो 99% केसेस में दो आता है। देखना कभी भी क्वेश्चन देखना, कुछ एक्सेप्शन है जहां पे नहीं आता, अभी वो एक्सेप्शन में डिस्कस नहीं करूंगा वरना वो पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, अगर ये टॉपिक समझ में आ गया, डेफिनेट आर्टिकल है, आर्टिकल दो आएगा। अगर नहीं समझ आया, ये भी समझ लिया कि आर्टिकल अगर स्टार्टिंग में पहुंच लिया जाए तो 99% केसेस में वहां पे दो आर्टिकल आता है। एक बार देखना, ये जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आप। यह डी वाला है। मेक श्योर कि अगर आपको स्पेलिंग अगर पता होगा ना, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर। आवाज आ रही है बच्चे? बताइए एक बार, मेरी आवाज क्या क्लियर सुनाई दे रही है आप लोग को? वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा आवाज तो आ रही है? ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप अपने फोन के जो वॉल्यूम है एक बार उसको एक बार एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहां से हमने अभी चेक किया तो आवाज तो सही आ रही है बेटा। नाउ व्हाट इज द सेकंड एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ ईट? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग वर्ब को जब पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भाई ईट है, एट है, इटन है। बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कि इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है। अब मैं ये बताता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने डाला किस लिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से या टेंसेस से रिलेटेड आते हैं, तो उसमें अगर परफेक्ट टेंस है तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे अगर सेंटेंस आया, ही हैज ड्रोव मैनी स्टेट्स इन इंडिया। अब पता है ही हैज ड्रोव मैनी स्टेट्स इन इंडिया, अगर इस सेंटेंस में देखूं तो हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो क्या ड्रोव जो है वो ड्राइव का सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस मेरा गलत है, सेंटेंस होना चाहिए ही हैज ड्रिवन मैनी स्टेट्स। तो इसलिए वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे कि टेंसेस के क्वेश्चन आपके सही होंगे। इसलिए मैंने मॉक टेस्ट में इस तरह के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं आपके, जहां पे वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर बताइए ईट का सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सा है? एट ईटन, ईटन ईट्स, ईट्स एट, या ईटिंग और ईटिन? व्हाट इज द राइट आंसर? दीपू राजपूत रोस्टर, सर हिंदी में क्वेश्चन लिखो। बेटा मेरे प्यारे बच्चे, ये इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर कभी भी बाइलिंगुअल नहीं होता यार। तो थोड़ा अंग्रेजी को तो अंग्रेजी के हिसाब से ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आप एक काम करो, अपने इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव करो, उस लेवल के लिए करो ताकि आप इन सब चीजों को समझ पाओ। इससे हिंदी में अगर जाओगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज एट और इटन। What was the second and the third form of eat? तो eat, ate, eaten. The second and the third form is option. बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। करेक्ट पैसिव वॉइस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पे सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, द सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस जो आपके एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, और आपको क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस जाना है। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में कैसे होगा। मैंने इसके लिए आप लोग को एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था?
याद कीजिए अगर पिछली क्लास देखी हो तो। एक्टिव्स और पैसिव में थोड़ा सा आप लोग को कीवर्ड को ध्यान रखना है। कीवर्ड जैसे मैंने बताया था कंटिन्यूअस टेंस का जब भी पैसिव करेंगे तो यहां पे BEING बीइंग वर्ड होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट टेंस में BEEN बीन होना चाहिए। और सिंपल सेंटेंस में तो भाई कुछ नहीं, इज, एम, आर, वॉज, वर और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये आपको ट्रिक बताया था। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव आइडेंटिफाई करना है, तो हमें क्या करना है, तो द शेफ प्रिपेयर्स, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव, ये कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस है। तो भाई सिंपल टेंस है तो यहां पे बीइंग और बीन का तो यूज ही नहीं आएगा। तो अगर मैं देखूं तो BEEN बीन और डिलीशियस मील प्रिपेयर्स, नहीं ये तो उल्टा चला गया, करेक्ट आंसर इज द डिलीशियस मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ एवरी इवनिंग लास्ट में आ जाएगा, एडवर्ब टाइम है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द न्यू टेक्स्ट बुक, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ये जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक्स है, SVA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर टॉपिक की बात बोलूं तो ये इंग्लिश का एक बैकबोन है। अगर पेपर बनाऊं और उसमें 5 क्वेश्चन भी डालना हो तो बेटा मैं ग्रामर में फोकस करूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से टॉपिक से हो। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो क्वेश्चन आता ही आता है, ईदर और नीदर नॉर, ये वाला कंसेप्ट आपको अगर पता है तो बड़े आसानी से कर पाओगे। तो अगर ध्यान से देखो, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश इंटरेस्टेड इन द न्यू टेक्स्ट बुक, ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो कंसेप्ट है ध्यान दीजिएगा, ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारे पास में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो सब्जेक्ट को ऐड करने के काम आता है, ठीक है। ये वो कंजंक्शंस है। और यहां पे जो वर्ब होता है, वर्ब हमेशा एग्री करता है सब्जेक्ट 2 से। मींस अगर सब्जेक्ट 2 आपका सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं द स्टूडेंट जो वर्ड है इट्स प्लूरल, ये प्लूरल है, ठीक है। और प्लूरल के वजह से यहां पे क्या चीज आएगा भाई, इज तो हो नहीं सकता, एम बी तो होएगा ही नहीं, आर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जाएगा, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द न्यू टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। शी डैश रीड अ बुक व्हेन द फोन रैंग। टॉपिक आपका है ये क्वेश्चन टेंसेस से, जहां पे अगेन वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। तो जो मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया था जहां पे कि वर्ब का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पूछा था, तो लगभग उसी से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। बताइएगा क्या जाएगा इसमें। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको देखूं, सबसे पहले एक चीज टेंसेस का नियम है, एक ध्यान रखना हमेशा कि अगर सेंटेंस में अगर एक वर्ब अगर पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो इसके बाद के जो सारे जो वर्ब होंगे वो भी पास्ट टेंस की ही बात करेंगे। ये चीज ध्यान देना, सेंटेंस की शुरुआत या सेंटेंस में अगर एक वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके बाद के सारे वर्ब भी पास्ट टेंस में होने चाहिए। अगर ये चीज याद है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे विदाउट कंसेप्ट ही। तो शी डैश रीड अ बुक व्हेन द फोन रैंग, अगर रैंग की बात कर रहे हैं तो बेटा ये जो वर्ब है ये आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो मैंने बताया वर्ब अगर पास्ट टेंस में लिखा है तो इसके बाद के भी सारे जो ऑप्शंस है वो भी पास्ट टेंस में जाने चाहिए। और पास्ट टेंस में जाएंगे तो भाई इज रीडिंग, रीड्स, ये दो क्वेश्चंस ऑप्शंस जो है अपने आप एलिमिनेट हो गए, ठीक है।
और उसके बाद में मैंने देखा रीड का भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शी के साथ में रीड की तो बन ही नहीं सकता। रीड रेड अगर हो सकता है, बट यहां पे नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज वॉज रीडिंग। शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। एक चीज ध्यान देना, आप लोग के लिए एक सबसे सही तरीका जो बता रहा हूं, जो गुरु मंत्र इस क्लास में बता रहा हूं। जब भी आप क्वेश्चन करते हो, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में अगर फंस जाओ, तो सबसे सही जो तरीका होता है वो होता है जो ऑप्शंस नहीं है उनको हटा देना, जिसको हम लोग दूसरे टर्म में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो आंसर नहीं है उसको हटा देते हैं, लास्ट में जो बचता है वो अपने आप आंसर हो जाता है। कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, कभी देखना उसमें जो विनर होते हैं ना, जो अच्छा खासा स्कोर करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं होता ना, जो ऑप्शंस, उसको हटा देते हैं। जो ऑप्शंस मतलब कि कहीं से मैच नहीं कर रहा, लास्ट में बच जाता है, अपने आप ही उसका आंसर हो जाता है। तो ये इसको एलिमिनेशन मेथड बनता है। कभी कभार इस तरीके को भी यूज कर लो, जैसे हमने यहां पे यूज किया, आंसर हमारा मिल गया। 2-3 चीजें आज की क्लास में जो मैं बताया उसको बस याद रखना है। क्या रखना है कि आर्टिकल्स में स्टार्टिंग में अगर आर्टिकल अगर आता है तो 99% केसेस में वहां पे आर्टिकल द आता है। दूसरा बताया, जो ट्रिक बताया कि सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो आगे आने वाले सारे वर्ब पास्ट टेंस में होंगे। ये एक इफेक्टिव वे है जहां से कि आपके टेंसेस और आर्टिकल्स के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल सेमेस्टर, व्हाट टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। हाँ जी, ये जो सेंटेंस है, The student have been working hard all semester, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस? किस टेंस में लिखा हुआ है बताइएगा इसको। तो हैव बीन वर्किंग और लिखा है, ऑब्वियस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है ही नहीं, प्रेजेंट सिंपल तो है नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि अगर प्रेजेंट सिंपल की बात बोलूं तो यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ में एस और ईएस आता है, जो कि यहां पे है नहीं। कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम और आर वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ यूज होता है, तो भाई वो भी कोई सीन नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस सेम ऐसे ही वॉज, वर और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, तो यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी कोई लेना देना नहीं है। लास्ट ऑप्शन बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहां पे हैज, हैव, बीन और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, ठीक ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स इन बोल्ड। हाँ जी, जो बोल्ड में लिखा हुआ है इसका पार्ट से स्पीच बता दीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बड़े सारे आते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया ना। इसमें क्या किया था हमने, सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब के साथ एस और ईएस आता है, कंटिन्यूअस का इज, एम, आर, आईएनजी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैज, हैव, बीन के साथ में आईएनजी आता है, और पास्ट का वॉज और वर। तो ऑब्वियस है यहां पे हैव, बीन और आईएनजी आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। जहां पे भी अगर आपको कोई भी ट्रिक लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तुरंत वहां पे उस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट करो, या फिर अगर लगता है तो साथ ही साथ आप जॉट डाउन करते रहो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या फिर अगर लगता है कि थोड़ी स्पीड कम है और मुझे 2 बार देखना पड़ेगा, तो इन वीडियोस को दोबारा भी देखिएगा, बहुत हेल्प करेगा। आइए, सेलेक्ट द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। हाँ जी, सन कौन सा पार्ट से स्पीच है? फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट से स्पीच है ये। एक चीज ध्यान देना, जहां पे भी सेंटेंस में आर्टिकल लिखा होगा, आर्टिकल लिखा होगा ए, एन और द, और उसके बाद वाला अगर वर्ड पूछा जाएगा, एक ही वर्ड है, तो हमेशा नाउन होगा। ठीक है, वर्ब की पहचान क्या चीज है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा। मतलब सब्जेक्ट के बाद में जो भी चीज लिखा जाएगा वो वर्ब है। कहने का मतलब द सन लिखा है ना, तो सन के बाद में सेट्स जो है ये आपका वर्ब है। ये ट्रिक है। आर्टिकल द लग गया ना, और द के बाद में एक वर्ड पूछ रहा है, ये नाउन है। ठीक है, तो सन क्या है? नाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा ये चीज मैं बता दूं। एडजेक्टिव ये इंटरेस्टिंग वर्ड आता है, इसको समझने के लिए मैंने अभी क्या बताया कि भाई आर्टिकल ए, एन और द
के बाद में तो नाउन आता है, ठीक है भाई, नाउन अगर आ गया, लेकिन मान लो इसके बाद में एक और वर्ड अगर आ जाए, एक और वर्ड आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में लास्ट वाला जो वर्ड है वो नाउन बन जाता है, उससे पहले वाला जो नाउन है वो बन जाता है आपका एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा ध्यान देना, इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला कि इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, तो भाई आर्टिकल ए, आर्टिकल के साथ में दो वर्ड, अगर दो वर्ड है लास्ट वाला वर्ड हो जाएगा आपका नाउन, उससे पहले वाले वर्ड बन जाएंगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कोई प्लूरल नहीं होता है, एक चीज थोड़ा सा और ऐड कर लेना है इसमें, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, इसका नाउन है। एडजेक्टिव समझ, एडवर्ब की पहचान बता देता हूं, एडवर्ब की पहचान बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस वर्ड के साथ में एडजेक्टिव के साथ में एडजेक्टिव के साथ में अगर एलवाई लग गया एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो इसका और मैं बता देता हूं आप लोगों को, यह भी एक ट्रिक दे देता हूं, एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए एडजेक्टिव के साथ में एलवाई लग जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ये चीज है, ठीक है। शॉर्टकट तरीका, कोई भी वर्ड, पोलाइट एडजेक्टिव है, पोलाइटली एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टली एडवर्ब हो गया, ठीक है। स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब हो गया, फास्ट एडजेक्टिव है, फास्टली एडवर्ब नहीं, फास्ट का फास्टली नहीं होता, फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में एक जैसा ही होता है, फास्ट वाला वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द मिसस्पेल्ड वर्ड एकोमोडेट। हाँ जी फटाफट बताइएगा, एकोमोडेट जो वर्ड है इसका स्पेलिंग क्या है, बताओ बताओ फटाफट, एकोमोडेट। हैं? क्या बोल रहे हो? लाइफ काउंट कम जा रहा है, थोड़ा सा एग्रेसिव, मतलब इन्वॉल्वमेंट के लिए। हाँ जी बताइए। ACCOMMODATE, एकोमोडेट, एकोमोडेट। यार एक चीज बताओ, एक बार लाइक और शेयर कर दिया आप लोगों ने? फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दो, फटाफट लाइक और शेयर कर दो। अच्छा और एक चीज और बता दो, अब तक हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, 9 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? फटाफट बताइएगा, कितने क्वेश्चन है जो कि सही किया आपने? बताइए एक बार। आई एम एलर्जिक डैश कैट्स, कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा एलर्जिक के साथ में? रमित के 3 सही हुए। अच्छा चलिए देखते हैं लास्ट तक कितना सही होता है। और बाकी बच्चे? बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग के? ओके तो आई एम एलर्जिक डैश कैट्स, तो एलर्जिक के साथ में द करेक्ट प्रेपोजिशन इज टू। आई एम एलर्जिक टू कैट्स, टू आएगा। शी इज अ डॉक्टर, क्वेश्चन टैग, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? शी इज अ डॉक्टर, व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ दिस सेंटेंस? बताइए। देखिए क्वेश्चन टैग जो मैंने बताया था आप लोगों को कि कभी भी क्वेश्चन टैग करते हो तो सेंटेंस में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लीजिए, इज। ये अब सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इसके साथ में नॉट कर दो, इजंट हो गया। और इसके बाद प्रोनाउन लिखना होता है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन, तो शी अपने आप में ही प्रोनाउन है, शी को मैंने दोबारा लिख दिया तो यह बन गया क्या? इजंट शी। तो करेक्ट आंसर इज ए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ए, इजंट शी। ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी डैश माई पेरेंट्स इंसिस्टेड आई स्टे होम। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये कंजंक्शन से है।
बताना है कि यहां पे करेक्ट कंजंक्शन कौन सा यूज होगा। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी डैश माई पेरेंट्स इंसिस्टेड आई स्टे होम। जब भी सेंटेंस हम करते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा। वैसे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है और जो सेकंड वाला जो सेंटेंस है, क्या ये कहीं से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट मैं जाना चाहता था, मेरे पिताजी ने मना कर दिया। अगर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है तो कंट्रास्ट के कंडीशन में बट हमारा आंसर होगा। तो ये क्या है, कंट्रास्ट क्रिएटेड है। मतलब आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंसिस्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि मैं घर पे ही रहूं या मजबूर किया कि मैं घर पे ही रहूं। तो इंसिस्टेड है, कॉन्ट्रास्ट है, करेक्ट आंसर इज बट। द वेदर इज डैश टूडे देन यस्टरडे। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 13 इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव अगर मैं टॉपिक की बात बोलूं तो आपके पेपर में एडजेक्टिव जो क्वेश्चंस है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तरह से ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सर आप इतने अच्छे से ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कराओगे ना सर प्लीज। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, हिंदी मीडियम से हूं सर, इसलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पता होता क्या चीज़ है, इंग्लिश सीखने के लिए ना थोड़ा सा अपने माइंडसेट को हिंदी से अलग निकालना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है शुरुआत में 25 में से आपके 10 क्वेश्चन ही सही हो, लेकिन इतना पता है कि अगले बार वो 25 में से 12 सही होंगे, 13 सही होंगे। तो थोड़ा सा एक लर्निंग एटीट्यूड में जाओ, थोड़ा सा अपने आप को इंग्लिश की तरफ से एक इंक्लाइन करो, क्योंकि देखो बेटा कोई भी अंग्रेजी जो है माँ की पेट से सीख के नहीं आया है, सबने बाद में ही सीखा है। थोड़ा सा मेहनत करोगे सीख जाओगे। हाँ, एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा आपको ये करना है कि जैसे न्यूज़ अगर देखते हो तो न्यूज़ थोड़ा सा इंग्लिश में सुन लिया करो, इंग्लिश गाने सुनो या मूवी सुनो। जितना ज़्यादा अंग्रेजी सुनोगे उतना ही ज़्यादा अंग्रेजी समझ में आएगी किसी भी लैंग्वेज को। और अंग्रेजी को हमें सीखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि अभी एंट्रेंस में तो इंग्लिश आपके लिए एक लैंग्वेज की तरह काम करेगा जहाँ पे एक टेस्ट होगा, लेकिन आगे चल के भी जब सैनिक स्कूल में आप जाओगे तो आपकी क्लासेज जो कंडक्ट होंगी वो इंग्लिश में ही होंगी। हिंदी की क्लास सिर्फ हिंदी में होगी, बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में ही कंडक्ट होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आप इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करो। ठीक है, और सीखने का सबसे बढ़िया जो जरिया है, माध्यम होता है, वो हमेशा सुनना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सुनो, आराम से समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेदर इज डैश टुडे देन। अगर देन लिखा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन हॉट का क्या आता है, हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। तो हॉटर इज द राइट आंसर, HOTTER। मोर हॉट तो होगा नहीं, मोर हॉट नहीं बनता कभी भी सिंगल वर्ड के लिए। जब भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब क्रिएट करते हैं तो ER लगता है उसके साथ में, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। शी बॉट अ न्यू ड्रेस एंड स्वेड इट डैश। herself, her, she और hers। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात बोलूं तो यह आपका टॉपिक है प्रोनाउन, और प्रोनाउन में यह है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात बोलूं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं आपके सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड, जिनका मतलब होता है हिंदी में अगर बोलूं तो खुद, स्वयं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में बोलने का मतलब है शी बॉट अ न्यू ड्रेस एंड स्वेड इट हरसेल्फ। मतलब क्या हुआ, उसने एक नई ड्रेस खरीदी और उसको खुद ही सिला। उसने कैसे सिला, खुद ही सिला। तो यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा सेल्फ वाला, तो करेक्ट आंसर इज ए। बाकी यहां पे हर तो जाएगा नहीं, स्वेड इट हर नहीं आ जाएगा, शी और हर्स का तो कहीं पे यूज ही नहीं है, तो हरसेल्फ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, अरेंज द सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। ही ऑन द टेबल अ लेटर फाउंड। ही ऑन द टेबल अ लेटर फाउंड। कैन यू जस्ट अरेंज दिस सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर? तो ही सब्जेक्ट,
इसके साथ तुरंत क्या जाएगा? फाउंड, ही फाउंड अ लेटर ऑन द टेबल, ही फाउंड अ लेटर ऑन द टेबल। तो P के साथ में जाएगा S, उसके बाद जाएगा R एंड उसके बाद Q। तो D इज द राइट आंसर, PSRQ, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम्स ऑफ एलिक्वेंट। एलिक्वेंट जो वर्ड है इसका करेक्ट सिनोनिम्स बता दिए। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ एलिक्वेंट? देखिए, अगर मैं एलिक्वेंट की अगर मैं बात बोलूं तो एलिक्वेंट का मतलब हिंदी में जैसे होता है, इसका मतलब होता है वाग्मिता। अब आप लोग बोलोगे सर एलिक्वेंट तो फिर भी आसान लग रहा है, ये वाग्मिता वर्ड तो और भी मुश्किल लग रहा है हिंदी में। इसका मतलब होता है फ्लुएंसी, इसका मतलब फ्लुएंसी, इसका मतलब होता है बोलने की कला जिसके अंदर में होता है, उसको बोलते हैं ही हैज एलिक्वेंट इन हिज दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो बोलने की कला को दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट उस पर्सन को बोलते हैं जो कि बड़े आसानी से किसी भी माहौल में अपने करेक्ट सही शब्दों का चुनाव करके उस माहौल को प्रभावित करता है, तो उसको एलिक्वेंट बोलते हैं, मतलब जिसमें बोलने की कला है। क्वाइट, शांत, शाई, शर्मीला, म्यूट। अगर मैं क्वाइट, शाई और म्यूट की बात बोलूं तो ये जो तीनों ऑप्शन जो है एक तरह से एलिक्वेंट का एंटोनियम्स है। ये एंटोनियम्स है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स है इसका आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ब्रेवरी। अब बताइएगा ब्रेवरी का क्या है? ब्रेवरी समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट एक बार लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर, सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चूज द एंटोनियम्स ऑफ ब्रेवरी। ब्रेवरी का एंटोनियम्स क्या होगा? करेज, कवर्डाइज, वेलर और फियरलेसनेस। तो ब्रेवरी की अगर मैं बात बोलूं इसका मतलब बहादुरी, करेज सिनोनियम्स है इसका, वेलर सिनोनियम्स है, फियरलेसनेस निर्भयता। ठीक है, अगेन ये क्या चीज है? सिनोनियम्स है। एंटोनियम्स इज कवर्डाइज, बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एक इडियम्स एंड फ्रेजेस है। ध्यान दीजिएगा, आपकी इस सीरीज में जो टोटल 25 क्वेश्चन है हर एक टॉपिक से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होता है? टू लीव थ्रू अ बुक, टू लीव थ्रू अ बुक, टू प्लांट अ ट्री, टू स्टार्ट न्यू, टू टीयर अ न्यू लीफ। इसका जो करेक्ट आंसर होता है टू स्टार्ट न्यू, किसी चीज की शुरुआत करना। नेक्स्ट प्रोवर्ब है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। प्रोवर्ब है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग जो है ये प्रोवर्ब तब यूज करते हैं जहां पे बोलना है कि भाई दुख के बाद सुख आता ही है। कहने का मतलब आज अगर दिन आपका बुरा है तो कल अच्छा दिन आएगा ही आएगा। तो सुख के बाद दुख के बाद सुख, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग क्लाउड्स आर मेड ऑफ सिल्वर, ना जी ये तो नहीं होगा। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। क्लाउड ब्रिंग्स रेन, कुछ भी नहीं होगा। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज बी, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब क्या चीज होता है? ये एक आपके पास में फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग मैं बता देता हूं, थोड़ा समझिएगा। फ्रेजल वर्ब से इसका मतलब ये होता है कि यहां पे आपके पास में वर्ब है, वर्ब के पास में कोई प्रेपोजिशन अगर यूज कर दिया तो वहां पे उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वर्ब है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसको दूसरे टर्म में हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो सेम यहां पे जैसे ब्रिंग है, ब्रिंग के साथ अप यूज किया गया। अब ब्रिंग अप के बाद में अब बताइए इसका अर्थ क्या है? ध्यान देना, मीनिंग ब्रिंग से बिल्कुल अलग होगा। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। करेक्ट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला सवाल, अरे वाह क्या बात है। तो ये तो हो गया आपके पास पे कॉम्प्रहेंशंस। फटाफट एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इस कॉम्प्रहेंशन को। सारा लव्ड स्पेंडिंग हर वीकेंड एट अ लोकल लाइब्रेरी। She enjoyed exploring the shelves filled with the books of different genre. One Saturday, as she was browsing through the science fiction section, she came across a book with mysterious cover. The title, The Secret Galaxy, intrigued her, so she decided to borrow it. As Sarah delved into the pages of the book, she was transported to the world beyond imagination. ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक एक वर्ड को मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं जिस तरह से आपको पढ़ना है। यहां पे एक ट्रिक होता है कि कोई भी वर्ड में अगर आप फंस जाओ तो बाकी वर्ड्स के मीनिंग को अरेंज करोगे तो उस वर्ड का आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज में जाना है। कहने का मतलब ये अनसीन पैसेज है, चैलेंजिंग थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर अगेन आपकी रीडिंग हैबिट स्किल अगर सही है तो प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी। चलिए, as Sarah devoured into the pages of the book, she was transported into the world of imagination. The story unfolded in a distant galaxy where magical creatures coexisted with advanced technology. The protagonist Luna embarked on the quest to save her planet from an impending disaster. Sarah was captivated by a vivid description and the exciting plot twisted. The book not only fueled her imagination but also sparked her interest in space and science. मेरे को लगता है ये एक बार मैंने कराया हुआ है आप लोग को, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला से मुझे पता लग रहा है। तो चलिए, पढ़ लिया आपने, आंसर दीजिए। What did Sarah enjoy doing the weekend? Playing video games, going to the movies, visiting museum, or exploring the library. सर आई लव लोकल लाइब्रेरी, तो भाई एक्सप्लोरिंग द लाइब्रेरी आ जाए, विजिटिंग द म्यूजियम तो है नहीं, म्यूजियम से तो कुछ लेना देना नहीं है इसमें। व्हाट जेनर बुक डिड सारा फाइंड ऑन द पर्टिकुलर सैटरडे? क्या मिला? मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, रोमांस और हिस्टोरिकल फिक्शन। तो करेक्ट आंसर इज साइंस फिक्शन। बिल्कुल यहां पे पता चल रहा है साइंस फिक्शन सेक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द बुक दैट इंट्रिगर्ड सारा? बुक का टाइटल क्या था? तो बुक का सारा यहां पे है द टाइटल द सीक्रेट गैलेक्सी। ठीक है, तो द सीक्रेट गैलेक्सी बी इज द राइट आंसर। अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल बड़े आसानी से ये जो वर्ड्स हैं वो पिक हो रहे हैं इसके अंदर में, मतलब क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से इनके आंसर्स मिल पा रहे हैं इसमें। इन विच गैलेक्सी डिड स्टोरी ऑफ द बुक टेक्स प्लेस? मिल्की वे, एंड्रोमेडा, द सीक्रेट गैलेक्सी और लूनास गैलेक्सी। तो करेक्ट आंसर इज अगेन द सीक्रेट गैलेक्सी, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इफेक्ट डिड द बुक हैव ऑन सारा? इट मेड हर want to visit the library less. It sparked her interest in space and science. It made her dislike reading altogether. It made forget about the weekends. It sparked her interest in space and science. तो करेक्ट आंसर इज बी। तो भाई ये हो चुके हैं 25 क्वेश्चंस। एक बार फटाफट कमेंट में बताओ कि 25 जो क्वेश्चन थे उसमें कितने आपके सही हुए। आउट ऑफ 25 बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कल मिलेंगे एक नए मॉक टेस्ट के साथ में, लेकिन हां इसके बाद में एक और जो क्लास है जो आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, 2 o'clock, जो कि आपकी जीएस की क्लास होगी। तो जीएस के लिए इंडिया के वन ऑफ द टॉप एजुकेटर फॉर सैनिक स्कूल सूर्य प्रताप सर आपकी क्लास को कंडक्ट करेंगे। तो आपके पास में टाइम है, थोड़ा सा खाना वाना खाइएगा, रेस्ट कीजिएगा और 2 बजे आ जाइए एक नई एनर्जी के साथ में। हाँ बता रहा हूं ना, अपने दोस्तों को भी लेके आना, अकेले नहीं आना, लेके आओ और ज्यादा। एक बार कंपटीशन तो करो, एक बार कमेंट बॉक्स में कि पता लगे कि भाई कितना आप लोग सीख रहे हो या कहाँ पे कितने पानी में हो या कौन जो बच्चा है जो कि लैग कर रहा है। ठीक है, और बताना चाहूंगा बेटा ध्यान देना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है,
तो जो टिकेगा वो सीखेगा। कभी भी खुंगा एकेडमी हमारी क्लास में जब आप लोग आ रहे हो तो जब आप एंटर करते हो वहां से लेके लास्ट तक आप लोग टिका करो, क्योंकि जो टिकेगा वो सीखेगा। लास्ट तक टिकोगे बहुत कुछ सीख के जाओगे। एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान रखना हमेशा, सवाल आपका, क्वेश्चन आपका एक ना एक बार गलत जरूर होगा, ठीक है। चाहे आप उसको हमारे मॉक टेस्ट में करा लो, चाहे आप अपने कंपटीशन के टाइम पे अपने पेपर में करा लो, एक बार गलत तो जरूर होगा। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा, उस टाइम पे गलत होगा लेकिन वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा, जिससे अगर पेपर में अगर आया वहां पे तो भाई आप लोग फोड़ दोगे, ठीक है। तो जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल उस तरीके से हमें काम करना है। मतलब इस बार 2024 में 28 तारीख को जाना है और पेपर को इतने बढ़िया तरीके से करके आना है, ठीक है, ताकि इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का हो। आगे आप भी बोलो जब सैनिक स्कूल में जाओगे तो वहां पे कि हाँ जी खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है जी। तो फटाफट ये क्लास कैसी लगी तुरंत कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, ठीक है। आगे आने वाले कौन से टॉपिक्स आपके वीक है उसके बारे में भी लिखिए, ताकि हम लोग उसके बारे में क्लासेस रन करें, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। तो आप लोग क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां पे आप लोग को पीडीएफ, मॉक टेस्ट और ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दीपक रावत 25 में से 20, बहुत बढ़िया, अच्छा है, गुड जॉब। रमित 14 आउट ऑफ 25, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत बस ऐसे ही करेंगे तो बढ़िया चलेगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे हम लोग करा रहे हैं बिल्कुल वैसे लगिए और जुड़ते रहिए। बिल्कुल सारा सब्जेक्ट होगा आपका, जो भी आपके जो पेपर्स हैं सारे के सारे, आपका मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गई, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस आपकी इस यूट्यूब चैनल पे चलेगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।